नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था, मगर ये सेशन एक ही दिन पहले यानी कि 21 सितंबर को ही खत्म हो गया। ये स्पेशल सेशन पूरी तरह से महिला आरक्षण बिल और नई संसद के नाम रहा। 18 सितंबर को सत्र की शुरुआत पुरानी संसद से हुई और 19 सितंबर को सत्र की कार्यवाही नई संसद में शिफ्ट हो गई। इसी दिन लोकसभा में भी महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हो गया। इसके बाद और इसी के पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में भी पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल पास हो गया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 सितंबर को बीजेपी कार्यालय जाएंगे, जहां पर पार्टी की महिला कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। साथ ही महिला आरक्षण बिल को पास करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे। शुक्रवार सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। वे गुलाल लगाकर और साथ ही मिठाई बांटकर भी बिल के पास होने का जश्न मना रही हैं। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देने के लिए जो महिलाएं बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं, और साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और महिलाओं ने बड़े ही जोश के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। साथ ही बता दें कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है और इसी के साथ बीजेपी कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में भारत मंडपम में G20 समिट का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में दुनिया के 40 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसको लेकर भारत ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रखी थी। समिट के दौरान जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके साथ में डिनर होस्ट करेंगे और साथ ही बता दें कि इस दौरान उनके साथ में डिनर किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि 22 विभागों के 2500 अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा एक ग्रुप फोटो सेशन भी इस दौरान होगा। और बता दें कि G20 में जिस तरीके से भारत ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए थे, अगर बात अधिकारियों की की जाए तो वहां पर अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी और आज उसी को लेकर जिस तरीके से सुरक्षा बेहद ही अच्छी थी और बेहद ही सख्त सुरक्षा इस दौरान रही है, उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिसकर्मियों के साथ में डिनर करेंगे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मथुरा के शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज 22 सितंबर को सुनवाई होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में ये सुनवाई होगी। और साथ ही बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में ट्रस्ट ने 1967 में हुए समझौते को वैधता के खिलाफ तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भूमि को आधिकारिक तौर पर ईदगाह नाम के तहत पंजीकृत भी किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका टैक्स कटरा केशव देव और मथुरा के उपनाम के भी तहत एकत्रित किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर अयोध्या में चलती ट्रेन में महिला सिपाही से बर्बरता करने वाले आरोपी अनीश को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि क्रॉस फायरिंग में भी एक दरोगा और 2 सिपाही जख्मी हुए हैं। बता दें कि एनकाउंटर अयोध्या के पुराकंदलन के यहां पर पास में एक रोड है, वहां पर हुआ है। वहीं इसी मामले में करीब 40 किलोमीटर दूर इनायतन नगर इलाके में भी एक और मुठभेड़ हुई है। इसमें भी 2 आरोपियों को घेराबंदी करके पुलिस ने इस दौरान ढेर किया है। साथ ही बता दें कि यहां पर आरोपी विशंबर दयाल और एक अन्य पुलिस के हत्थे चढ़ा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आरोपी पुलिस की गोली से भी घायल हुआ है, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के आज आपको बता दें कि 22 सितंबर को पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो हो रहा है। इस दौरान लोगों के लिए भी एयर अवेयरनेस इवेंट भी रखा गया है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो भारत में विलय के 76 साल पूरे होने और जम्मू वायु सेना स्टेशन की डायमंड जुबली पर इस शो का आयोजन किया गया है। इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हॉक MK 132 विमान से देश की ताकत दिखाई जा रही है। इसके अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टर के भी डिस्प्ले के साथ में भी एयर वॉरियर ड्रिल टीम और आकाशगंगा डेयर डेविल स्काई ड्राइविंग टीम आसमान में अपने करतब इस दौरान दिखाए हैं। और साथ ही शो में भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का भी प्रदर्शन किया गया है। तो वहीं सुखोई फाइटर जेट ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मणिपुर में गुरुवार 21 सितंबर को पुलिस स्टेशनों और अदालतों पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टंट बम भी दागे हैं। इसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी 16 सितंबर को ही गिरफ्तार किए गए 5 युवकों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने इम्फाल के दोनों जिलों में भी शाम 5 बजे कर्फ्यू में ढील रद्द कर दी है और साथ ही 6 स्थानीय क्लबों और मीरा पैबिस के आह्वान पर भी हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं। इन लोगों ने इम्फाल पूर्व में भी पैरो इम्पैक्ट पुलिस स्टेशन और इम्फाल पश्चिमी जिले में भी सिंगजामई पुलिस स्टेशन और इसी के साथ में भी कई चौकियों में घुसने की भी कोशिश की है। हालांकि पुलिस और RAF कर्मियों ने भी भीड़ को हटाने के लिए कई राउंड आंसू गैस के भी गोले दागे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से पुलिस स्टेशन और अदालतों पर इस दौरान भीड़ ने धावा बोला है, उसको लेकर प्रदर्शनकारी पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। 10 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। और इसी को लेकर बता दें कि पुलिस स्टेशनों अदालतों पर भी भीड़ का धावा इस दौरान देखा गया और इसी को लेकर अब प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की तरफ से भी कड़ी कार्रवाई की गई है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के एक बार फिर से जागने की उम्मीद है। 14 दिन की रात के बाद चांद के साउथ पोल पर एक बार फिर से सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। साथ ही बता दें कि इसरो स्लीप मोड पर भी डाले गए हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से आज यानी कि 22 सितंबर को संपर्क करने की कोशिश करेगा। इसरो के अनुसार लैंडर और रोवर के सोलर पैनल पर भी सूरज की रोशनी पड़ते ही ये काम करना शुरू कर सकते हैं। इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर को स्लीप मोड में डाला था और इससे पहले 2 सितंबर को रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था। इसरो ने लैंडर रोवर्स के रिसीवर ऑन रखे हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज झांसी के दौरे पर हैं और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सरसेडा नगर और साथ ही बड़वाड़ झील आमली नगर नहर का भी इस दौरान स्थलीय निरीक्षण किया है। और साथ ही निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी इस दौरान फटकार भी उनकी तरफ से लगाई गई है। नहरों में सफाई नहीं होने पर भी मंत्री जी की नाराजगी इस दौरान देखी गई है। सिंचाई विभाग के अधिकारी को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी गई है। तो वहीं वो अपने अगले कार्यक्रम के लिए भी दोपहर 12 बजे मऊरानीपुर पहुंचेंगे, जहां पर गरोठा चौराहे पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पटेल गार्डन में भी कृषक कार्यशाला में सम्मिलित होंगे और रात 8 बजे स्वतंत्र देव सिंह का काफिला दतिया के लिए रवाना हो जाएगा। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सबसे लंबा करीब 350 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। जबलपुर से सड़क मार्ग के जरिए एक ब्रेन डेड मरीज का भी लीवर गुरुवार शुक्रवार की रात भोपाल लाया गया है। साथ ही डॉक्टरों की टीम गुरुवार रात करीब 10 बजे लीवर लेकर भोपाल के लिए निकली थी।
यानी कि जबलपुर से भोपाल तक का सफर करीब 4 घंटे में पूरा कर लिया है। डॉक्टरों ने यहां बंसल अस्पताल में भर्ती मरीज की सुबह करीब 3:30 बजे लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। और साथ ही बता दें कि इससे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए लीवर लाने का प्लान था, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर से भोपाल से जबलपुर के लिए उड़ान भरी, लेकिन रात होने की वजह से हेलीकॉप्टर ने रिटर्न उड़ान नहीं भरी है, जिसके बाद सड़क मार्ग से ही लीवर लाने का फैसला लिया गया है। लीवर जबलपुर के मेट्रो हॉस्पिटल से भोपाल के बंसल हॉस्पिटल तक लाया गया है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अशोक गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना को लेकर नोटिस जारी किया है और अब वैधता पर भी दौरान जवाब मांगा है। इसी को लेकर खास रिपोर्ट देखिए। चुनावी मौसम में कांग्रेस की गहलोत सरकार फ्री स्मार्टफोन योजना को तुरुप का इक्का मान रही थी, पर हाईकोर्ट ने सरकार की योजना पर पानी फेर दिया। अशोक गहलोत सरकार की पूरी कोशिश इस योजना के लिए बड़ी संख्या में स्मार्टफोन बांटकर लोगों को लुभाने और चुनावी फायदा देने की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में स्मार्टफोन के बजाय स्मार्टफोन गारंटी कार्ड जारी करने की वैधता पर 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। स्मार्टफोन गारंटी कार्ड को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता मुदित नागपाल ने सरकार के फैसले को आयोजना विभाग के 21 अगस्त 2023 के आदेश का उल्लंघन बताया था। आयोजना विभाग ने योजना को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। योजना के तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने 1 करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक परिवार की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन गारंटी कार्ड दिया था। कार्ड दिखाने पर महिला को मुफ्त में स्मार्टफोन मिलेगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को कल्याणकारी गतिविधि मानने से इनकार करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को राज्य की कल्याणकारी गतिविधि नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि योजना के उद्देश्यों को जिस तरह से इसे लागू किया गया है वो कल्याणकारी गतिविधि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और ये संविधान की अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी है। याचिकाकर्ता ने योजना को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने से राज्य की अर्थव्यवस्था और राज्य के बजट पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। साथ ही सरकार ने घोषणा करने से पहले कोई भी वित्तीय मंजूरी भी नहीं ली थी। याचिका में ये भी तर्क दिया कि गारंटी कार्ड योजना सरकार पर प्रत्यक्ष देनदारी बढ़ा सकती है। याचिकाकर्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के विवरण और आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से साफ होता है कि राज्य सरकार की आर्थिक और वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। पहले से ही भारी राजकोषीय घाटे से जूझ रही सरकार के सामने और परेशानी बढ़ जाएगी। याचिकाकर्ता ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार जिस तरह इस योजना का प्रचार प्रसार कर रही है वो राजनीतिक एजेंडे को दिखाता है। वहीं गहलोत सरकार की इस फ्री स्मार्टफोन योजना पर विपक्षी दल बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार इस योजना के जरिए सिर्फ मतदाताओं को लुभाने का काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जो स्मार्टफोन दे रही है वो पुरानी तकनीक है। राठौड़ ने ये भी कहा कि सरकार सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। हाईकोर्ट ने जिस तरह इंदिरा गांधी स्मार्टफोन गारंटी कार्ड योजना पर सरकार से जवाब मांगा है, अगर सरकार कोर्ट के सामने संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं कर पाती है तो कोर्ट योजना पर ब्रेक लगा सकता है, जो कि कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एएमबी नेटवर्क। उधर भारत और कनाडा के बीच में तनाव चरम पर है। कनाडा को उसी लिहाजे में जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने बेहद ही सख्त एक्शन लिया है। कनाडा के राजनयिक को भी भारत से निष्कासित करने के बाद अब भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से अगर बात की जाए तो ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार बेहद सख्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इससे पहले भारत की ओर से कनाडा न जाने और वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। अब भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। भारत कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। कनाडा में एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी किया है। कनाडा में रहने वाले और देश विरोधी गतिविधियों का विरोध करने वाले भारतीय खालिस्तानियों के निशाने पर हैं। इसे लेकर भारत ने अपने नागरिकों को विशेष रूप से सावधान रहने को कहा है। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कनाडा द्वारा भारत सरकार का हाथ होने का निराधार आरोप लगाए जाने के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने भारत की छवि बिगाड़ने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों से भी समर्थन जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें ट्रूडो को कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद से अब भारत कनाडा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत पर आरोप लगाए जाने के साथ ही एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को देश से निकाल दिया गया था। इसके बाद भारत ने भी कनाडा को उसी के लहजे में जवाब देते हुए उसके भी शीर्ष राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। तब से दोनों देशों के संबंध बेहद नाजुक होते गए। अब भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को निलंबित कर दिया है। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी बार है जब भारत ने कनाडा पर सख्त एक्शन लिया है। अभी भारत की ओर से कई और सख्त एक्शन लिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। NIA ने कनाडा में रहने वाले कई आतंकियों की सूची भी जारी की है, ताकि भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद उन्हें समर्थन देने वाले कनाडा की पोल पूरी दुनिया के सामने खोली जा सके और ट्रूडो को दुनिया के सामने अलग थलग किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट AMV नेटवर्क।